Jai Narayan students, we are doing a lecture series of unit human rights, and in this unit we are studying about fundamental rights. इन fundamental rights का एक part हम लोग कर चुके हैं and this is the second part where we will study about right to freedom. These right to freedoms are allowed between article 19 to 22. So let's get started. The first thing that you all know that we all are living in an independent nation, therefore we all have right to freedom. हम सब लोग एक आजाद देश में रहते हैं, इसलिए हम सभी को आजादी का राइट है, अधिकार है. इसी भावना को लेकर के जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें भी सारे सिटीजन्स के लिए कुछ फ्रीडम्स, कुछ राइट्स टू फ्रीडम दिए गए हैं जिनको हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे. The first one is that freedom of speech and expression. आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 ये कहता है कि सारे ही लोग, सारे ही सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा. मतलब कि वो अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को अपने स्पीच के थ्रू या चाहे तो किसी राइटिंग्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं. बोल करके, लिख करके या किसी भी दूसरे तरीके से उसका एक्सप्रेशन किया जा सकता है. सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. सेकेंड वन इज फ्रीडम ऑफ असेंबली. दिस इंक्लूड्स दैट एनी ग्रुप ऑफ पीपल कैन असेंबल बट विदाउट एनी वेपन्स. हर व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अगर चाहे तो जाहिर सी बात है असेंबली होगी तो व्यक्तियों का समूह होगा. कुछ लोगों का ग्रुप अगर चाहे कहीं पर असेंबल होना शांतिपूर्ण ढंग से तो वो हो सकते हैं बिना किसी वेपन्स के. ये उनका अधिकार है. आर्टिकल 19 के अंदर ये उनको फ्रीडम दी गई है. जैसे आप अगर किसी गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, कोई अगर आप असेंबली जनरल मीटिंग्स करना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के लोगों की तो आप कर सकते हो. बट फॉर दैट इट इज नेसेसरी दैट नो वन शुड हैव वेपन्स, यानी कि बिना किसी वेपन्स के आप असेंबल हो सकते हैं. दिस इज योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19. तीसरा है फ्रीडम ऑफ टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस. अगर आप चाहें तो आप कोई एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियंस बना सकते हैं. जैसे लेबर्स के यूनियन होते हैं, ट्रेड यूनियन होता है, और टीचर्स का एसोसिएशन बन सकता है, और स्टूडेंट्स का अपना यूनियन होता है, छात्र संघ जैसे होते हैं. तो इस तरह के एसोसिएशंस और यूनियंस जो हैं ये बनाने का राइट भी आपको आर्टिकल 19 में है. लेकिन ये एसोसिएशंस जो हैं वो किसी भी देश विरोधी कार्य के लिए नहीं होने चाहिए. अभी इनके रिस्ट्रिक्शन हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं. तो आपको एसोसिएशंस या यूनियंस बनाने का राइट है. नेक्स्ट इज दैट यू कैन मूव विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एनीवेयर. आप देश के अंदर, भारत की टेरिटरी के अंदर कहीं पर भी मूव कर सकते हो, कहीं पर भी जा सकते हो, उस पर कोई रोक टोक नहीं है. लेकिन टेरिटरी के अंदर अब आप पाकिस्तान चले जाओगे, चाइना चले जाओगे, कहोगे हम टहलने जा रहे हैं, तो फिर वो पकड़ लेंगे ना आपको, फिर वापस ही नहीं आने देंगे. तो ये इंडिया टेक की टेरिटरी के अंदर आप जो है वो जा सकते हो, उसकी आपको फ्रीडम है. फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट. रेसिडेंस और सेटलमेंट का मतलब आप भारत में किसी भी क्षेत्र में जाकर रह सकते हो और वहां पर सेटल हो सकते हो. पहले इसके एक्सेप्शंस भी थे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर इसका एक्सेप्शन था, लेकिन आर्टिकल 370 के अंदर क्योंकि उसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था वो रिमूव हो गया है. तो इस पर नए प्रोविजंस जो हैं वो बहुत जल्दी ही लागू हो जाएंगे. हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल जम्मू एंड कश्मीर में ही स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, और भी कुछ एरियाज हैं जहां पर कि आप रेसिडेंस और सेटलमेंट नहीं कर सकते हो फिलहाल. लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री यू कैन रिसाइड देयर, सेटल देयर. नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस. आपको कोई भी प्रोफेशन फॉलो करने का, ऑक्यूपेशन फॉलो करने का, कोई ट्रेड आप करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो तो उसकी अभी फ्रीडम है. तो दीज आर द 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स. हालांकि ये फ्रीडम्स जो हैं दीज आर नॉट एक्सक्लूसिव, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स. आपके एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है.
कि स्पीच और एक्सप्रेशन है तो आप कुछ भी बोलो, किसी के बारे में भी कुछ भी बोलते रहो, कहो कि ये तो मेरा फ्रीडम है, ऐसा नहीं चलेगा। असेंबल होना है तो ऐसा नहीं कि आप हथियार लेकर के असेंबल हो गए, या बीच सड़क में आप बैठ गए बिना हथियारों के भी। मान लीजिए आपको बोला कि हाँ वेपन नहीं लेके बैठना है, शांतिपूर्ण ढंग से बैठना है, तो आप हाईवे पे पूरा लाइन लगा के बैठ गए हो, तो ऐसा नहीं करना है। देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑल्सो, जिनको कि हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं। यानी कि आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम्स दिए हुए हैं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम्स, दे आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स, देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम। तो उनके बारे में अगर हम देखें तो हम लोग यहाँ पर आ सकते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जैसे सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, देश की एकता और अखंडता को कोई नुकसान पहुंचाने वाली ऐसी कोई एक्ट आपको नहीं करना है, या स्पीच या एक्सप्रेशन नहीं करना है। जितने भी राइट्स आपको दिए गए हैं सब पर लागू होते हैं ये आपके जो रिस्ट्रिक्शंस लिखे हुए हैं, इनको हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं। ये आर्टिकल 19 के ही सेकंड पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में तो आपको फ्रीडम दिए गए हैं, और सेकंड पार्ट में उसी आर्टिकल के कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं, जैसे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचे अगर, तब इस केस में आप अपने फ्रीडम का एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। मतलब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो उन फ्रीडम्स को लेकर के, जो 6 फ्रीडम आपको दिए गए हैं, जिससे कि देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंच सकता है, तो फिर आप ऐसा नहीं कर पाओगे। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, दूसरे देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध हों, इसका कोशिश हर देश करता है, भारत भी करता है। तो आपको फ्रीडम तो मिली हुई है, मान लीजिए कि एक्सप्रेशन और स्पीच की फ्रीडम आपको मिली हुई है, लेकिन आप कुछ ऐसी बातें जो है पब्लिकली कोशिश करिए कि ना बोले, अगर आप एक इन्फ्लुएंसिव पर्सनालिटी हैं जिससे कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नुकसान पहुंचता हो। कोई भी ऐसे फ्रीडम, किसी भी आप इस तरह के फ्रीडम का इस्तेमाल ना करिए जो आपको 6 फ्रीडम दिए गए, जिससे कि अंतरराष्ट्रीय संबंध भारत के दूसरे देशों से खराब हो जाए। फिर पब्लिक ऑर्डर, जैसे कि आपको बताया कि भाई हाईवे पे आप जाकर बैठ जाओगे, अगर शांतिपूर्ण ढंग से ही बैठ गए, क्या कि ये तो मेरा राइट है, तो उससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, लोगों को आने जाने में दिक्कतें होंगी, वो चीज आप नहीं कर सकते हो। पब्लिक की कोई भी स्पीच हो, एक्सप्रेशन हो, मूवमेंट के थ्रू, असेंबली के थ्रू, एसोसिएशन के थ्रू, पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी आपको हरकत नहीं करनी है उसमें। डिसेंसी या मोरालिटी, कोई अनैतिक कार्य के लिए जिससे डिसेंसी को नुकसान पहुंचे, मोरालिटी को, मोरल वैल्यूज जो है सोसाइटी के वो खराब हो, ऐसे कोई काम आप नहीं कर सकते अपनी फ्रीडम को लेकर के। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आपको एक्सप्रेशन और स्पीच का फ्रीडम है, बट यू कैन नॉट यूज इट टू कंटेम्प्ट द कोर्ट। जैसे कि अभी हाल में ही प्रशांत भूषण वाले केस में आप देख रहे हो कि कोर्ट के कंटेम्प्ट, उन्होंने कुछ ऐसे चीजें ट्विटर पे लिख दी जिससे कि कोर्ट का अवमानना हुई, कंटेम्प्ट हुआ। तो इस तरह के स्पीच और एक्सप्रेशन अलाउड नहीं है, उसमें आपके ऊपर केस चल सकता है, आपको पनिशमेंट दी जा सकती है। फिर डिफेमेशन, वही बात है कि आप अपनी बातों से, अपने लिखावट से जो आप राइट कर रहे हो, या अपने किसी एक्ट से किसी को डिफेम नहीं कर सकते हो, उसका अपमान नहीं कर सकते हैं। फिर इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, आप अपनी फ्रीडम्स को इस्तेमाल करके, जैसे कि स्पीच और एक्सप्रेशन की ही बात लेते हैं, लोगों को कोई क्राइम करने के लिए भड़का नहीं सकते हो, इंसाइट नहीं कर सकते हो। जैसे लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, आप अक्सर सुनते होंगे, लोगों में दंगा करवाते हैं, तो वो यही इसी के अंदर आता है भाई, वो आपकी फ्रीडम टू स्पीच और एक्सप्रेशन में नहीं आएगा फिर, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप ये रिस्ट्रिक्शन को वॉयलेट कर रहे हो, आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी तो लगाया हुआ है कि किसी को भड़काने वाली चीजें, कोई ऐसा चीज करने के लिए कहना जिससे वो ऑफेंस, जो ऑफेंस की कैटेगरी में आता हो, तो वो रिस्ट्रिक्शन है ऐसी चीज करने पर। ये सारी चीजें आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप फ्रीडम का इस्तेमाल करो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए जो इसमें लिखी हैं 8 बातें। हालांकि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इन रिस्ट्रिक्शंस के बारे में डिसीजन लेते हुए ये कहा है कि ये रिस्ट्रिक्शंस अनरीजनेबल रीजनेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन लगाने का राइट जो है वो सरकार को दिया गया है, लेकिन सरकार रिस्ट्रिक्शन लगाते समय ये ध्यान रखे कि कोई अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे आपने कोई बुक लिखी, आप पब्लिश करना चाहते हो, लेकिन और उसमें कुछ ऐसा कंटेंट भी नहीं है जो सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी वगैरह को कुछ नुकसान पहुंचाए, लेकिन कुछ एक खास ग्रुप के लोग, 2 4 10 लोग उसका विरोध करते हैं पब्लिकली कि भाई हम ये बुक चाहते हैं कि नहीं पब्लिश हो, तो क्या वो बुक पब्लिश करने पर रोक लगा देनी चाहिए, स्टेट को, सरकार को रोक लगा देनी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जब तक ये 8 चीजें वॉयलेट नहीं हो रही हैं उस बुक में जो भी चीज लिखा है उससे,
तो उसको ये फ्रीडम है कि वो अपनी बातें, अपनी एक्सप्रेशंस कर सकता है बुक के थ्रू, उसको पब्लिश कर सकता है। और अगर सरकार यहाँ पर उस पर रोक लगा देती है तो क्या वो रीजनेबल होगा? नहीं होगा, अनरीजनेबल होगा। तो सुप्रीम कोर्ट यही कहता है कि भाई कोई भी रिस्ट्रिक्शन अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि राइट वाइज दिए हुए हैं कि किस फ्रीडम के साथ कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि भाई सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी को नुकसान नहीं पहुंचे, स्टेट की सिक्योरिटी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, फेडरल रिलेशन को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर को, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होना चाहिए, डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, इंसाइटमेंट नहीं होना चाहिए। तो जो आपने सारे पढ़े वो सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि ये कुछ भी आप नहीं कर सकते हो स्पीच और एक्सप्रेशन के थ्रू। फिर असेंबली पीसफुली जो आपने पढ़ा कि भाई असेंबल होने का राइट है, तो उस पर भी रोक लगी, उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। उस पर रिस्ट्रिक्शन है कि सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को तो पहले नुकसान नहीं पहुंचे, दूसरा पब्लिक ऑर्डर, जैसे बोला कि आप सड़क पे जाकर हाईवे पे बैठ गए और हाईवे जाम कर दिया बिना किसी कारण के, तो वो क्या हो गया? वो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहा है। इस तरह सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी आप कहीं पर इकट्ठा नहीं हो सकते हो, भले आप पीसफुली हो। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, आप एसोसिएशंस बनाइए, यूनियंस बनाइए, लेकिन ऐसे किसी काम के लिए न बनाइए जो देश की सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाए। आप ऐसे चीज के लिए ग्रुप मत बनाइए कि आप जैसे आपने ग्रुप बना लिया, कह रहे हो कि नहीं हम जो है अपना अलग देश बनाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को हम अलग कर दीजिए, देश से अलग होना चाहते हैं। तो आप क्या करो, इंटीग्रिटी को खत्म करने की बात करो ना, देश की अखंडता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा कोई समूह नहीं बन सकता जो कि देश में किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को, कंट्री के आजाद करने की मांग करने लगे कि हमें आजाद करना है। जैसे कुछ समय तक जम्मू कश्मीर में ऐसे बहुत से मांगे चल रही हैं, तो वो क्या होंगी, चल रही थी, तो वो क्या होंगी? वो सारे इसके वॉलेटिव हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस को के अंदर आती हैं। आप किसी देश के हिस्से को आजाद कराने के लिए, उसको देश से अलग करने के लिए एसोसिएशन और यूनियंस नहीं फॉर्म कर सकते हो, वो इलीगल होगा, असंवैधानिक हो जाएगा। इसी तरह से पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी को नुकसान हो, किसी इमोरल काम के लिए आप एसोसिएशन नहीं बना सकते हो, यूनियंस। आपने स्मगलिंग करने के लिए, आपने ड्रग्स सप्लाई करने के लिए इलीगली जो है वो एसोसिएशन बना रखा है, आप कह रहे हैं इसका तो हमें राइट है, तो वो थोड़ी होगा, वो तो पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी को के अगेंस्ट है। ठीक है। इसी तरह बहुत बड़े बड़े व्हाइट कॉलर क्राइम्स के बारे में आपने पढ़ा था, तो बहुत बड़े बड़े समूह होते हैं लोगों के, ऑर्गेनाइज्ड वे में एसोसिएशंस के फॉर्म में कई बार इमोरल एक्ट्स हो रहे होते हैं, एसोसिएशंस की आड़ में इमोरल एक्ट्स हो रहे होते हैं कि वहां पर चलाया तो जा रहा है भाई विधवाओं को रखने के लिए या बच्चों और बच्चियों को रखने के लिए बनाया गया एक शेल्टर होम, लेकिन वहां पर काम कुछ इमोरल हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, वो आपके फ्रीडम के अगेंस्ट है। ऐसे आप काम नहीं कर सकते वहां पर। फ्रीडम टू मूव फ्रीली और फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल, ये दोनों एक साथ हैं, इन पे रिस्ट्रिक्शंस भी सेम है। आप कहीं पर भी जा सकते हो भारत के अंदर, कहीं पर भी रिसाइड और सेटल हो सकते हो, ये आपका राइट है, फ्रीडम है। बट इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं वो हैं कि आप जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम नहीं कर सकते हो, यानी कि वहां के पे रहने वाली जनता की भावनाओं के अगेंस्ट या उनके कल्चर ट्रेडिशन के अगेंस्ट। जैसे बहुत से ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं अंडमान निकोबार में, बहुत से ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उसका एग्जांपल ले लिया, जहां पर कि आप जा नहीं सकते हैं, सरकार मना करती है, आपको वार्निंग होती है कि आप उसके आगे नहीं जाएंगे। वो ट्राइबल एरियाज है, वहाँ के लोग कुछ लॉ वो नहीं मानते हैं, वो अपने कानून से चलते हैं, मार वार के खा जाएंगे आपको, जिम्मेदारी नहीं है हमारी। तो आपका राइट तो है, लेकिन सरकार आपको वहां जाने नहीं देगी, रिस्ट्रिक्ट करेगी। वहां पर रिसाइड और सेटल नहीं कर सकते, वो ट्राइबल लोग नहीं पसंद करते कि आप कोई बाहर का आकर के उनके यहाँ रहे। इनफैक्ट वो सरकार के लोगों को भी जाने नहीं देते, सरकार भी नहीं वहां पर जा पाती, दवा भी नहीं पहुंचा पाती, वहां पर कोई सुविधा और नहीं दे पाती, वो अपने सिस्टम के हिसाब से रहते हैं। पार्ट तो इंडिया का है, टेरिटरी तो इंडिया की है, लेकिन फिर भी वहां पर आपको मूव करना आपके लिए खतरनाक है, आप वहां साइड सेटल नहीं हो सकते, उनके ट्रेडिशन कल्चर के वो अगेंस्ट है, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आपको वहां जाने नहीं दिया जाएगा। दिस इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक जो वहां रह रही है। और फॉर द प्रोटेक्शन एंड इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जैसे कि आपको बताया, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। लास्ट फ्रीडम आपका था कि भाई आप कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी प्रोफेशन कर लो, कोई भी ऑक्यूपेशन फॉलो कर लो, कोई भी ट्रेड या बिजनेस कर सकते हो। अच्छा, ऐसा अगर फ्रीडम है तो फिर हमारा मन कर रहा है कि हम डॉक्टर बन जाएं, अभी हम टीचर हैं, हमारा मन कर रहा है कि भाई डॉक्टर बन जाएं, ऑपरेशन ऑपरेशन करें, अच्छा पैसा मिलता है उसमें,
पढ़ाने में कितना पैसा मिल रहा है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि ये तो हमारी फ्रीडम है। नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि इस पर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। कोई भी प्रोफेशन और प्रैक्टिस तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जो स्टेट ने कुछ प्रेस्क्राइब करी हैं प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, वो आपको जो है हासिल करनी पड़ेगी उसके लिए। और जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर आपको रोका जाना है कि आप भाई, मान लीजिए कि आपने किसी तरीके से फर्जी डिग्री हासिल भी कर ली है, सर्टिफिकेट भी ले आए हैं, लेकिन आपको कुछ आता जाता नहीं है, आप ऑलरेडी 2 लोगों को मार चुके हैं, तो आप पर चाहे तो सरकार कह सकती है कि भाई ये तो नुकसान कर रहा है जनता का, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है ये आप जो काम कर रहे हैं। आप एडवोकेट ही हैं, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो एडवोकेसी के जो एथिक्स हैं उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हो। आपके पास प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, लेकिन फिर भी आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तभी आपको रोका जा सकता है। और अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है तब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके अलावा बहुत से प्रोफेशंस में जाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है। जैसे एडवोकेट बनने के लिए बार काउंसिल का लाइसेंस चाहिए। अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो तो मेडिकल एसोसिएशन उसका लाइसेंस चाहिए। सीए बनना चाहते हो तो आईसीडब्ल्यूए का जो इंटरनेशनल जो आपका ये है इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो एसोसिएशन है उसका आपको चाहिए लाइसेंस, उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, मेंबरशिप लेना पड़ेगा। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर लगी हुई हैं। तो हमने पढ़ा आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम्स थे उनके बारे में, और फिर उनके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं वो पढ़ा। अब आते हैं आर्टिकल 20 के ऊपर। आर्टिकल 20 बात करता है राइट ऑफ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ क्राइम्स। किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगा हुआ है, वो अक्यूज्ड है किसी क्राइम में, उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है या ट्रायल चलने वाला है, तो ऐसे पर्सन को क्या अधिकार हैं, क्या राइट्स हैं उसके, उसके बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहला राइट जो है उसकी हेडिंग हमने डाल दी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसको बोलते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन किसी भी काम के लिए, किसी भी एक्ट के लिए तभी दोषी पाया जा सकता है या ये दोषी ठहराया जा सकता है, या ये कहिए कि तभी उसको पनिश किया जा सकता है जबकि वो एक्ट लॉ के अंदर क्राइम की कैटेगरी में आता हो। यानी जो लॉ इन फोर्स है, जो कानून अभी लागू है इस समय जबकि वो एक्ट कर रहा है, उस समय अगर उसका एक्ट क्राइम की कैटेगरी में आता है तब तो उसको आप सजा दीजिए, और अगर वो क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता तो सजा मत दीजिए। दूसरी बात कि उसको उतनी ही सजा दीजिए जितना कि लॉ में प्रेस्क्राइब्ड है। अगर लॉ में लिखा है कि भाई इस काम को करने के लिए, चोरी करने के लिए इतने साल की सजा होगी, तो आप ऐसा नहीं कि उससे ज्यादा सजा दे दीजिए। ठीक है, तो जितनी सजा जिस एक्ट के लिए प्रेस्क्राइब्ड है, लॉ इन फोर्स की बात कर रहे हैं, जो अभी लागू कानून है उसके हिसाब से। बाद में कोई कानून आने वाला है, अभी लागू नहीं हुआ है, तो उस पर नहीं दे। या पहले कोई कानून था, मान लीजिए कि चोरी के लिए आज से 10 साल पहले जो पनिशमेंट थी वो थी डेथ पेनल्टी, मान लीजिए फांसी की सजा थी, मान लेते हैं एग्जाम्पल। 10 साल पहले ये सजा थी, लेकिन अब वो सजा बदल दी गई है, अब उसमें केवल 3 साल की सजा है कैद की। तो आपको क्या डेथ पेनल्टी दी जा सकती है? नहीं, पहले थी ना वो, तो अभी थोड़ी है। तो अभी के हिसाब से आपको सजा मिलेगी ना, वही चीज है। मान लीजिए कि कोई चेंज हुआ उस सजा में, आज कोई एक्ट आपने किया और आज की डेट पर इंडियन पेनल कोड के अंदर उसके लिए लिखा हुआ है कि भाई 3 महीने की जेल हो सकती है। मान लीजिए डिफर्म आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, उसके अंदर आपको लिखा कि भाई 3 महीने की आपको सजा हो सकती है या तो फाइन हो सकता है, तो आपको बोला कि 3 महीने की सजा हो सकती है, आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया। लेकिन एक बिल जो है वो पास हो चुका है सभा में कि अब अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा तो उसके लिए 3 साल की सजा होगी। तो आज की डेट पे लेकिन वो लागू नहीं हो, पास हुआ है लेकिन अभी वो लागू नहीं हो, क्योंकि कोई भी एक्ट लागू होता है तो प्रेसिडेंट का साइन होता है उस पर, तब वो लागू होता है और उसमें डेट मेंशन होती है। तो मान लीजिए कि वो उसमें लिखा कि भाई वो मार्च 2021 से लागू होगा, आज की समय पर अभी पिछला ही वाला चल रहा है 3 महीने की सजा वाला, लेकिन मार्च 2021 से 3 साल की सजा उस पर होगी। तो क्या आज आपको 3 साल की सजा दे दी जाएगी? नहीं, आज आपने किया ना, आज की डेट पे किया, तो आज आपको उसके हिसाब से सजा मिलेगी जो आज आपने
क्राइम किया है और जो उसके लिए आज प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट है। तो ये यही बात है इसमें लिखा हुआ है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब ये कि पहले क्या कानून था, आने वाले समय में क्या कानून होगा, उसके हिसाब से आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। जो अभी ये कानून है, जो अभी लॉ है, इन फोर्स जो लॉ है, लागू जो कानून है अभी, उसके हिसाब से आपको सजा मिलेगी। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि आर्टिकल 20 प्रोहिबिट्स एप्लीकेशन ऑफ लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली एंड प्रोस्पेक्टिवली। तो इसका यही मतलब है, रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पीछे से लागू करना, पहले से। आज आप कोई कानून देखो, पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो कोई कानून बनाए तो उसको लिख सकता है कि भाई ये कानून मान लीजिए 2019 में पास हो रहा है, लेकिन वो लिख सकता है कि ये 2015 से लागू माना जाए, तो 2015 से लागू माना जाएगा वो। या प्रोस्पेक्टिवली भी कह सकता है कि भाई आज ये एक्ट जो है साइन हो रहा है, प्रेसिडेंट साइन कर रहा है, लेकिन उसमें लिख दिया है कि मार्च 2021 से लागू होगा, तो ये भी पॉसिबल है। पार्लियामेंट को ये दोनों अधिकार है। लेकिन क्रिमिनल लॉज जो हैं वो केवल प्रोस्पेक्टिवली लागू कर सकते हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं कर सकते। पीछे के लिए एक्ट के लिए आज जो है वो सजा नहीं चेंज कर सकते, यानी कि कोई क्रिमिनल लॉ में अगर वो चेंज कर रहे हैं, क्रिमिनल लॉ अगर वो बना रहे हैं नया, तो उसको ये नहीं बोल सकते कि वो पहले से लागू होगा, वो आगे से ही लागू हो सकता है, केवल आने वाले समय से या अभी से लागू हो सकता है। तो ये इसमें क्रिमिनल लॉज के लिए है खासकर। सिविल लॉज, टैक्सेशन के लॉज, उसमें आप कर सकते हो रेट्रोस्पेक्टिवली। आप कोई टैक्सेशन का लॉ चेंज करिए, उसमें लिख दीजिए कि भाई ये टैक्स जो है वो 2015 से इतना बढ़ा हुआ लिया जाएगा, तो जिसका जिसका बचा हुआ है, जो नहीं दिया या जो दे भी चुके हैं पुराने हिसाब से, वो अब नए टैक्सेस के हिसाब से पेमेंट और कर दें। 2015 से अब ये टैक्सेस जो है वो माने जाएंगे, नए लिए जाएंगे। मान लीजिए कोई ऐसा एक्ट बन जाए तो कर सकते, लेकिन क्रिमिनल लॉज में ऐसा नहीं कर सकते कि प्रीवियस डेट से कहीं से लागू कर दें। जैसे कि आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई 2009 से 13 के बीच में जो है वो होमोसेक्सुअलिटी जो थी वो ऑफेंस नहीं थी। 2009 से पहले होमोसेक्सुअलिटी ऑफेंस में आती थी। 377 आपके इंडियन पिनल कोड का उसको क्रिमिनलाइज करता था। तो 2009 के पहले जो भी एक्ट अगर किसी ने किया है तो उसके लिए वो जाहिर सी बात है लायबल होगा पनिशमेंट के लिए जो उसने प्रिस्क्राइब है। 2009 में उसको हटा दिया, कोर्ट ने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और 2013 तक जो है वो आपका हटा रहा, मतलब 2013 में फिर से लागू हो गया था। तो 9 से 13 के बीच में अगर किसी ने कोई होमोसेक्सुअल एक्ट किया तो वो क्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि उस समय ये लॉ क्रिमिनल एक्ट नहीं था, मतलब ये एक्ट करना क्रिमिनलाइज्ड नहीं था। फिर 2013 से 2018 तक आपका ये लागू था, और 2018 में फिर सुप्रीम कोर्ट में नवतेज जौहर वाला केस गया, और उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नहीं होना चाहिए, ये उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया। तो 377 फिर से हट गया। उसके हट गया का मतलब कि उसके अंदर अगर कोई आप एक्ट करते हैं जो उसमें प्रिस्क्राइब्ड है कि ये एक्ट होमोसेक्सुअलिटी कहलाएगी, तो वो एक्ट के लिए आपको पनिश नहीं किया जा सकता। तो अगर आपने 2009 से 13 के बीच में कोई होमोसेक्सुअल एक्ट किया, ये आप 2018 के बाद कोई होमोसेक्सुअल एक्ट किया, तो उसके लिए आप पनिशमेंट नहीं होंगे। लेकिन 2009 के पहले आपने कोई एक्ट किया होता किसी पर्सन ने, या 2013 से 18 के बीच में आपने कोई होमोसेक्सुअल एक्ट किया है, तो वो पनिशेबल हुआ। तो लॉ इन फोर्स जो कानून जब लागू है तब उस पर अगर आप उस तरह का कोई काम कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपको पनिश किया जा सकता है, बस यही है लॉ। दूसरा कहता है डबल जियोपार्डी। एक बार आपको अगर किसी क्राइम के लिए पनिशमेंट मिल गया तो दोबारा आप पर प्रोसिक्यूशन या आपको पनिशमेंट नहीं किया जा सकता। आप पर ना तो केस चलाया जा सकता है, ना ही आपको पनिश किया जा सकता है, डबल जियोपार्डी हो जाएगी। तो ये प्रिंसिपल कहता है। तीसरी चौथी चीज ये कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अच्छा, जब डबल जियोपार्डी का एक मैक्सिम भी लिखा, नेमो डेबिट बिस वेक्सारी, मतलब किसी भी व्यक्ति को दो बार परेशान एक ही ऑफेंस के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आप एक बार पनिशमेंट अगर उसके लिए पा चुके हैं तो दोबारा आपको उसके लिए पनिश नहीं किया जा सकता। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन लिखा हुआ है कि किसी भी पर्सन को अगर आपके ऊपर कोई आरोप है, आपसे पुलिस पूछताछ करना चाहती है, जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन करेगी, आपसे पूछताछ करेगी, तो आपको वो मजबूर नहीं कर सकती है कि मारपीट से आके आपसे कह दे कि नहीं आप अपना बयान दो अपने खिलाफ, कहो कि हमने ये किया है। ऐसा किया जाता था पहले भी,
किया जाता होगा अभी भी, लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर आपको पता है आपका राइट, तो आर्टिकल 20 के अंदर आपको ये प्रोटेक्शन मिली है कि आप अपने खिलाफ बयान ना दें। आप जानिए इस चीज को कि आपको ये राइट है आर्टिकल 20 के अंदर कि आपको मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप अपने अगेंस्ट में कोई बयान दें, आपको कंपेल नहीं किया जा सकता। तो ये कह रहा है कि नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है, अक्यूज्ड कैन नॉट बी फोर्स्ड टू बी सेल्फ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अपने खिलाफ बयान देने के लिए उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा आर्टिकल 20 था, जिसके अंदर हम लोगों ने ये 3-4 चीजें जो है पढ़ी। पहली चीज क्या पढ़ी कि भाई कोई भी लॉ जो इन फोर्स है उसी के अकॉर्डिंग किसी को पनिशमेंट दी जा सकती है, और दूसरा ये कहता है कि उतनी ही पनिशमेंट दी जा सकती है जितने की उस अभी जो लागू कानून है उसके हिसाब से मिलनी चाहिए। पहले क्या था, आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, पनिशमेंट क्या होगा, उसके हिसाब से पनिश नहीं किया जा सकता। थर्ड कहता है कि एक ही व्यक्ति को 2 बार एक ही क्राइम के लिए नहीं किया जा सकता प्रोसिक्यूट और पनिश। और चौथा कहता है कि अपने खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 आपको पता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। इसमें बोला गया है कि किसी भी पर्सन का राइट टू लाइफ और उसकी पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीना जा सकता है, और केवल एक तरीका हो सकता है उसको डिप्राइव करने का, उसको छीनने का उस व्यक्ति से, वो है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी अगर कानून में लिखा है कि इस तरीके से इस व्यक्ति की ये लिबर्टी छीनी जा सकती है, लाइफ छीनी जा सकती है, तो वही फॉलो करके ही किया जा सकता है। अदरवाइज नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। तो इस आर्टिकल के कुछ फीचर्स भी हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला फीचर ये है कि ये सबसे फंडामेंटल है। सबसे फंडामेंटल मतलब सबसे ही, अभी तो हम फंडामेंटल राइट तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उन फंडामेंटल राइट्स में भी सबसे फंडामेंटल राइट है राइट टू लाइफ, क्योंकि लाइफ है तभी तो बाकी के राइट्स हैं। आप राइट टू फ्रीडम कब एक्सरसाइज करोगे, राइट टू इक्वालिटी में अनटचेबिलिटी है, टाइटल, ये सब बात कब आएगी, जब आप जीवित रहोगे तब ना आएगी। तो राइट टू लाइफ तो सबसे फंडामेंटल बात है। दूसरा लिखा इज इट इज एक्सपेंसिव एंड कवर्स मेनी अदर राइट्स। ये बहुत एक्सपेंसिव टर्म है और इसके अंदर ढेर सारे अदर राइट्स आते हैं। मतलब इसके अंदर सारे वो राइट्स आ सकते हैं जो कहीं और नहीं दिए ना फंडामेंटल राइट में। कोर्ट क्या कहती है, जब उसके पास कोई केस जाता है, उसको लगता है कि हाँ ये एक फंडामेंटल राइट हो सकता है, तो वो कहती है कि ये आर्टिकल 21 के अंदर आएगा, क्योंकि किसी और फंडामेंटल राइट के आर्टिकल में नहीं आ रहा, तो कहता है कि राइट राइट टू लाइफ में आ जाएगा, क्योंकि हर चीज आपके लाइफ से जुड़ी हुई है। और ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों पर ही लागू, दोनों को ये राइट है। ऐसा थोड़ी है कि अमेरिका से कोई घूमने आया, पाकिस्तान से कोई अगर घूमने आ रहा है आपकी कंट्री में, तो आप उसको मार सकते हो बिना किसी वजह के, उसकी लाइफ छीन लोगे, उसकी लिबर्टी छीन लोगे, उसको कैद कर लोगे, ऐसा नहीं कर सकते ना। भाई टूरिस्ट वीजा लेके आया, घूमने आया, तो हर व्यक्ति को, चाहे वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो चाहे नॉन सिटीजन हो, बाहर से कोई व्यक्ति आया है, लीगल तरीके से आना चाहिए ऑब्वियसली, तो उससे उसको ये सारे राइट्स मिले हुए हैं। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू ह्यूमन डिग्निटी। देखिए लिखा भी हुआ क्या क्या राइट्स इसमें आते हैं। राइट टू बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ, जो जरूरी चीजें हैं जीवन के लिए, सम्मानपूर्ण जीवन का अधिकार, और किसी भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, मान लीजिए सोशल एक्टिविटीज हैं, कल्चरल एक्टिविटीज, उसमें पार्टिसिपेट करना, ट्रेडिशन को फॉलो करना, हेरिटेज और कल्चर को प्रोटेक्ट करना, मेंटेन करना, इन सब के लिए राइट टू लाइफ, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। अब बात आती है कि भाई प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो लिखा हुआ है, ये तो होगी राइट की बात, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का। लिबर्टी मतलब आप जान ही रहे हो, ठीक है, कि आप जो करना चाहो वो आप कर सकते हो, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस वही जो आपने आर्टिकल 19 के अंदर पढ़ा हुआ। आप अपनी आजादी, आपकी लिबर्टी है, आप आपका जीवन आप आजादी से जी सकते हो, आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन जैसे कि फ्रीडम वाले में थे, वो सारे रिस्ट्रिक्शंस लिबर्टी को एक्सरसाइज करने में भी होगी। बात आती है कि भाई इसमें लिखा है कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ से आप इसको डिप्राइव कर सकते हैं। एक तरीका आपको पता है, इसमें लिखा हुआ है कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ अगर है तो उससे आप किसी पर्सन की लाइफ या लिबर्टी को छीन सकते हो। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कानून में लिखा हुआ है कि ऐसी कंडीशन में आप किसी व्यक्ति की लाइफ या लिबर्टी छीन सकते हो, तो वो आप कर सकते हैं। जैसे अगर उसमें लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति ने ये क्राइम किया तो आप उसको जेल में डाल सकते हो, तो जेल में डाल दीजिए, उसकी लिबर्टी आप छीन लीजिए, अगर प्रूव हो जाता है कोर्ट के सामने कि हाँ उसने किया है। लेकिन कोर्ट में प्रूफ होने पर ही
ये भी बात है। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ क्या कह रहा है कि कोई क्राइम, अगर अक्यूज्ड पर्सन कोई क्राइम किया हुआ पकड़ा गया तो उसको आप 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाओ, वो जैसा ऑर्डर करे, जैसा आदेश दो, उसके हिसाब से आप उसको कोर्ट में उसका ट्रायल चलाइए, प्रोसिक्यूट करिए, उसको गलत साबित करिए, उसको क्रिमिनल साबित करिए। जब साबित हो जाएगा तो कानून के हिसाब से उसको जो सजा मिलनी होगी वो सजा उसको दे दी जाएगी। जितने समय के लिए जेल में डालना होगा डाल दीजिए, जितना फाइन लेना होगा ले लीजिए। तो ये प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ से हो। ऐसा नहीं कि किसी ने क्राइम किया, मान लीजिए आपके सामने ही कर दिया, पुलिस वाले के सामने ही किसी को मार दिया या चोरी कर ली या कुछ भी कर लिया, उसको पता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तो जानता हूँ कि इसने मर्डर किया है तो मैं उठा के सीधे इसको फांसी पे लटका दूं। लिखा हुआ है ना कानून में तो कि मर्डर के लिए फांसी पे लटका सकते हैं। तो पुलिस वाला कहे कि नहीं, तुमने मेरे सामने ही गोली चला के मार दिया, हम तो तुम्हें सीधे फांसी पे लटकाएंगे, ट्रायल में ले जाने की क्या जरूरत है कोर्ट के सामने। ऐसा नहीं कर सकता ना, उसको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो लॉ में दिया है। फांसी उसको होगी लेकिन प्रोसीजर से होगी। पहले उसको वो अरेस्ट कर लेगा, फिर उसको कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगा, फिर उसके ऊपर चार्जशीट बनाएगा, उसके खिलाफ एविडेंसेस कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा, अब उसका प्रोसिक्यूशन होगा, प्रोसिक्यूशन का लॉयर उसको उस पर आरोप साबित करेगा, अब साबित हो जाएगा तो कोर्ट ऑर्डर देगा। अगर कोर्ट कहता है कि लटका दो फांसी पे तो लटका दिया जाएगा, वो भी पुलिस वाले को नहीं करना, उसके लिए अलग से अथॉरिटी, जेल अथॉरिटीज अपना करती हैं। अगर कहेगा नहीं इतना बड़ा क्राइम नहीं कर दिया है या ऐसी परिस्थितियों में कर दिया है, तो कहेगा कि भाई इसको कम सजा दी जाए। तो ये सारा जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए फिर आता है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ डेथ पेनल्टी, अगर किसी को अवार्ड करना है तो डेथ पेनल्टी इज अवार्डेड ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, जैसा कि लिखा हुआ है। तो प्रोसीजर क्या है कि अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है तो डेथ पेनल्टी दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी, उसको फॉलो किया जाएगा। लिखा है कि अगर किसी को फांसी की सजा दे दी गई है कोर्ट से तो उसको बहुत समय तक वेट नहीं कराना, जल्दी से जल्दी लटका के खत्म कर देना काम उसका, अगर फाइनल हो गया कोर्ट से कि हाँ इसको फांसी होगी। भाई वो तो आधा तो ऐसे ही मरा हुआ रहेगा, जब उसको पता है कि हमें लटकाया जाएगा तो अब उसके जीवन का कोई मतलब नहीं निकलता, फिर जल्दी से उसको मानसिक प्रताड़ना देने की जरूरत नहीं है। तो प्रोसीजर ये है कि जब उसको सजा फाइनल हो गई, फांसी होनी है, तो उसको जल्दी से जल्दी दे दीजिए। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 21A। तो ये 21A है, ये जब जहां पर भी ब्रैकेट में ए बी ये सब लिखा रहता है तो आप जानते हैं कि वो अमेंडमेंट से ऐड किया होता है, यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 21A नहीं था। 21 में केवल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी था। 21A कब आया? 2002 में आया। इसके अंदर क्या है? राइट टू एजुकेशन। ठीक है, स्टेट क्या लिखा हुआ है? स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन एज 6 to 14। 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा और कंपल्सरी शिक्षा प्रोवाइड करी जाएगी सरकार के द्वारा, स्टेट के द्वारा। ठीक है, ये आर्टिकल 21A के अंदर राइट टू एजुकेशन में लिखा हुआ है। इसको कब ऐड किया गया? 2002 में ऐड किया गया। उससे पहले क्या ये राइट में आता था? फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता था। तो ये कहाँ था भाई? ये आता था आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। अभी हम लोग डीपीएसपी के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 में। तो वहां पर हम देखेंगे कि ये पार्ट 4 में आता था, डीपीएसपी के अंदर आता था कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो ज्यादा से ज्यादा मतलब ये ऐसी व्यवस्था करे कि बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन मिले, लेकिन राइट नहीं था। फर्क क्या है? फंडामेंटल राइट में लाने से फायदा क्या हुआ और डीपीएसपी में था तो क्या नुकसान था? भाई डीपीएसपी में था तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होता है कोर्ट में, हम लोगों ने पढ़ा। कोर्ट में आप किसी भी डीपीएसपी में कोई भी गाइडलाइन सरकार के लिए दी हुई है, उसको अगर सरकार नहीं भी मानती है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो सरकार के अगेंस्ट। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट में कोई बात लिखी है और सरकार उसको वायलेट कर रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो कि सरकार ने, मेरा ये फंडामेंटल राइट है, सरकार इसको वायलेट करे, हमें प्रोवाइड नहीं कर रही है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जैसा आपने क्लास 11th में पढ़ा था, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। ये फर्क हो जाता है। बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐसे ही जैसे राइट एजुकेशन का है उसको एलिवेट करके फंडामेंटल राइट बना दिया है, क्योंकि वो जरूरी समझता था। तो उन्होंने राइट टू एजुकेशन को समझा कि ये जीवन का एक अभिन्न अंग है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन। तो उन्होंने इसको राइट टू लाइफ के अंदर एक इसका पार्ट बताया, राइट टू लाइफ का, और इसको फॉलो भी किया सरकार ने, और पार्लियामेंट ने अमेंड करके 21A को ऐड कर दिया 2002 में, और इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया है। आर्टिकल 22 की बात करें तो ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात करता है। किसी व्यक्ति को जब अरेस्ट करने जाती है पुलिस, उसको डिटेन करती है, मतलब उसको कैद में रखती है, पुलिस कस्टडी में रखती है, तो उस समय भी उसके कुछ अधिकार होते हैं। उन अधिकारों के बारे में आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है। जैसे पहली चीज तो ये लिखी है कि किसी भी व्यक्ति को बिना बताए कि हम आपको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, आप अरेस्ट नहीं कर सकते। पहला प्रोटेक्शन तो यही है।
आपको पुलिस अरेस्ट करे, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी आपको पूछताछ के लिए किसी भी चीज के लिए अरेस्ट करे या पकड़ के ले जाए, तो आप उससे पूछ सकते हो, आपका राइट है आर्टिकल 22 में कि भाई हमें क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, हमें क्यों ले जाया जा रहा है, हमें बताइए। दूसरा राइट उसी से रिलेटेड है कि आप अरेस्ट के ग्राउंड भी पूछिए, साथ ही साथ जो डिटेन्ड पर्सन है, अरेस्टेड पर्सन है, उसको ये राइट है कि वो अपने किसी लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट कर सकता है। आपका अगर कोई वकील है तो आप उससे कंसल्ट कर सकते हो, ये आपका राइट है। और अगर मान लीजिए आप गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप फाइनेंशियली वीक हैं, अनएजुकेटेड हैं, आप लीगल एड आप नहीं आप खुद से अवेल कर सकते, तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो आपको एक लीगल प्रैक्टिशनर प्रोवाइड करे जो आपको सही सलाह दे और आपको रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट में आपके केस को। तो आप अपने केस की प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या डिफेंस लेना है, आप क्या बताएंगे कोर्ट के सामने, आप अपने पॉइंट्स जो हैं वो लीगल प्रैक्टिशनर्स की मदद से बना सकते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं। इसमें ये आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 22 में। तीसरा है कि जो भी पर्सन अरेस्ट हुआ है या डिटेन हुआ है वो 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, उससे ज्यादा पुलिस अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती। हालांकि इसमें जो ट्रेवल टाइम है वो इंक्लूडेड नहीं है। मान लीजिए गुजरात से आपको यहाँ लाया जा रहा है, भाई ज्यादा समय लग रहा है, 24 घंटे ज्यादा लगेगा, तो कोई भी ऐसे एग्जांपल आप ले सकते हो, वहां से यहाँ लाने की खैर जरूरत नहीं है, वो तो एक एडिशनल केस हमने बता दिया। मान लीजिए कि किसी देहात गांव में रहता है जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन नहीं है और जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है वो अवेलेबल नहीं है, तो दूसरी जगह जा करके मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है, और उस मजिस्ट्रेट के पास ले जाने में मान लीजिए कि भाई 24 की जगह 48 घंटे लग गया, तो ट्रैवल टाइम अगर उसमें 24 घंटे एक्स्ट्रा है, आने जाने का समय 24 घंटे था, तो वो बता के पुलिस कह सकती है कि हाँ टाइम जो आने जाने का था उसमें 24 घंटे लग गए और 24 घंटे के अंदर ही हमने प्रोड्यूस किया, ये बता सकता है, तो दिस इज ओके। फिर उसके बाद नो सच पर्सन कैन बी डिटेन इन कस्टडी बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट। अब 24 घंटे के अंदर आपने प्रोड्यूस कर दिया, मान लीजिए पुलिस ने प्रोड्यूस कर दिया मजिस्ट्रेट के पास, तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, अलाउ कर सकता है पुलिस को कि आप इसको, पुलिस क्या कहती है जनरली जाती है तो 24 घंटे में तो इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाएगी केस की, तो वो मांगती है और समय कि हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए और समय चाहिए, हमें इसको अपने कस्टडी में और रखना है। तो मजिस्ट्रेट जो होता है वो अलाउ कर सकता है, परमिट कर सकता है 24 आवर से ज्यादा रखने के लिए कि हाँ ठीक है आप इसको और समय के लिए रख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन बिना परमिशन के नहीं रख सकता पुलिस अपने पास 24 घंटे से ज्यादा। उसको इसलिए बोला गया 24 घंटे के अंदर आप प्रोड्यूस करो मजिस्ट्रेट के पास, अगर वो अलाउ करते हैं तो आप उससे ज्यादा जितने समय के लिए अलाउ कर देंगे आप रख सकते हो, नहीं अलाउ करते हैं तो फिर वो जुडिशियल कस्टडी में चला जाएगा, पुलिस कस्टडी से हटा के उसको, अगर उस पर लग रहा है प्राइमा फेसाई केस बन रहा है तो उसको जेल में जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा, पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। तो ये हमारे आर्टिकल 22 के प्रोटेक्शंस दिए हुए हैं। कुछ खास बात इसके बारे में और है कि भाई कहाँ पर ये जो है आपके एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो दो जगह लिखी हुई हैं आपकी बुक में। पहला ये है कि एनिमी कंट्री के पर्सन के ऊपर, भाई किसी दूसरे दुश्मन देश का आदमी जो है आगे आपके यहाँ और कोई उसने क्या कर दिया कि क्राइम कमिट कर दिया, उसको पकड़ा गया है, डिटेन किया गया है, अब वो कहेगा कि हमें जो है इस चीज़ के लिए आप हमें प्लीडर दीजिए और हमें 24 घंटे के अंदर, तो भाई दूसरे देश से आया है, इलीगल तरीके से आया है, क्राइम कमिट कर दिया, तो उसको ऐसे ही नहीं मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे, पहले एम्बेसी में उसको इन्फॉर्म किया जाएगा, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, इसमें जो भी समय लगेगा वो लग सकता है। एनिमी कंट्री की बात करें, लेकिन किसी विदेशी ऐसे नहीं कह रहे कि कोई टूरिस्ट आया तो उसको पकड़ के रख लो, बोला है कि एनिमी कंट्री, जिस देश के साथ आपकी लड़ाई चल रही हो, युद्ध चल रहा हो, ऐसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति अगर वहां का आ जाता है तो आप उसको रख सकते हो पुलिस कस्टडी में, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, स्पेशल पुलिस टीम बुलाई जा सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो वहां पर जो मजिस्ट्रेट का काम है वो नहीं रहेगा, फिलहाल उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, उससे पूछताछ अलग से की जा सकती है, उसके लिए अलाउड है। और दूसरी चीज है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है, देखो दो तरह के डिटेंशन है, एक तो प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब कि क्राइम किसी ने कर दिया है और उसको इसलिए पकड़ा जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है ताकि उसको सजा दी जा सके। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब कि अभी उसने क्राइम कमिट नहीं किया है, लेकिन ऐसी आशंका है, ऐसा शक है, ऐसी इंफॉर्मेशन है पुलिस के पास कि वो कमिट कर सकता है, वो सोसाइटी में कुछ क्राइम कर सकता है, वो डिट्रीमेंटल है, अनसाउंड माइंड का भी हो सकता है कोई व्यक्ति, भाई कोई पागल हो गया है और लोगों पर हमला कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी पकड़ सकती है पुलिस कि किसी को मार ना दे, सर और ना किसी का फोड़ दे।
तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा जो अनसाउंड माइंड का हो या कोई ऐसी खबर मिली है कि हाँ यह व्यक्ति ऐसा कोई अपराध करने वाला है, तो पुलिस उसको उस अपराध को होने से रोकने के लिए भी पकड़ सकती है। तो जब अपराध से को होने से रोकने के लिए पुलिस पकड़ती है तो कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है उसका अप्लीकेबल करके। तो यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अगर किया जाता है तो उसमें फिर 24 घंटे वाली बार नहीं है कि आप उसके अंदर ही जा करके प्रोड्यूस करिए और बाकी के जो राइट्स वगैरह हैं वो सब उसमें नहीं आते हैं। उसमें अलग अलग डिफरेंट प्रिवेंटिव लॉज हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज हैं, जिसके अंदर आप जिस भी लॉ के अंदर उसको अरेस्ट कर रहे हो उसके हिसाब से आप उसको रख सकते हो कस्टडी में। ज़्यादातर में जैसे 3 मंथ की है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए कि 3 महीने तक आप पुलिस कस्टडी में रख सकते हो। और बाकी का जो डिसीजन है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज से गवर्न होता है। फिर वहां पर ये आर्टिकल वाला एप्लीकेबल नहीं होगा, 22 वाला, मतलब उसके लिए अलग से लॉज हैं, उसके उससे गवर्न हो जाएगा। तो ये हमारे जो थे ये हमारे राइट टू फ्रीडम के अंदर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। इसको आप एक बार और फिर से रिवाइज कर लीजिए। एंड इफ़ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ क्वेरीज हैं आपकी, तो फिर वो आप जो है हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड जय हिंद।